हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आप लोगों को विद्युत नामक पाठ से ओम के नियम को बताया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग ओम के नियम के बाद की जो भी बची हुई हेडिंग्स हैं इसी एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे और इस विद्युत नामक पाठ को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। ओम के नियम के बाद की जो हेडिंग आती है वो आपकी आती है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि हमने आपको ओम के नियम में बताया था कि V/I इज इक्वल्स टू R होता है, उसी के हिसाब से उसी के बेसिस पे हम लोग इस रेजिस्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, किसी भी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं और इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझ सकते हैं, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर भी तथा उनमें प्रवाहित धारा के अनुपात को, अनुपात मीन्स बटे को, हम लोग उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक जानने के लिए आइए देखते हैं प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। हम लोग जान रहे हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध लिख सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक है, V/I है, इसलिए R का जो मात्रक है, R का मात्रक ये बराबर हो जाएगा, R का मात्रक बराबर हो जाएगा V/I है, तो इसलिए हो जाएगा V का मात्रक और बटे में I का मात्रक। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा R का मात्रक बराबर V का मात्रक हम लोग जानते हैं वोल्ट होता है, तो यहाँ पर लिख देना है वोल्ट और बटे में I का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ पे लिख देना है एम्पियर। ठीक है, ये हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे वोल्ट प्रति एम्पियर। और हम लोग जानते हैं जो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है इसी को ही ओम कहा जाता है। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। ये हो जाएगा R का जो मात्रक है वो क्या निकल करके सामने आ रहा है, चाहे वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। ओम जो होता है इसको हम लोग ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, और ओमेगा को इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं सिंबल यही ओमेगा है, और जहाँ कहीं ओमेगा है इसको, और इसी को हम लोग ओम पढ़ते हैं। कहने का मतलब जहाँ कहीं पे ओम लिखना रहेगा ऐसे ना लिख करके ये हम लोग चिन्ह बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा R का मात्रक। तो यहाँ से एक बात निकल करके सामने आ रही है, अगर आपसे कोई एक ओम की परिभाषा पूछता है तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं कि एक ओम बराबर क्या आ रहा है, इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ओम कहते हैं, तो इसलिए 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। आइए इसको भी हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो 1 ओम है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के। कहने का मतलब ये है कि यदि चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने में उसमें जो प्रवाहित धारा है उसका मान 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, 1 ओम होगा। वंस मोर, एक बार फिर से आप लोग समझ सकते हैं, यदि
चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट विभवांतर स्थापित करने के लिए 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करनी पड़े तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1 ओम होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगली हेडिंग को कवर करने का प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो चालक का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, मतलब कहने का अगली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो प्रतिरोध जो है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो पहली बात है वो है चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर कहने का मतलब ये है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है और ये चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जितना अधिक लंबा तार होगा उस चालक का, कोई भी चालक है, तार ही नहीं हो सकता है, जितना अधिक लंबा चालक होगा, कोई भी चालक पदार्थ जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर 2 चालक तार हैं, समान मोटाई के हैं, ठीक है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो क्या होगा, तो जो चालक लंबा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जैसे इस तरीके से 2 चालक हम लोग देख सकते हैं। एक ही पदार्थ के बने हुए 2 चालक हैं जिनकी मोटाई समान है लेकिन लंबाई दोनों की अलग अलग है, तो जो ज़्यादा लंबा है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, जो कम लंबा है उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। दूसरी बात जो हमारी आती है वो है चालक के अनुप्रस्थ, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, अभी इसका मतलब क्या है जरा इसको पहले समझ लेते हैं। कोई भी चालक है, मान लेते हैं कोई चालक है, ये जो हमारा मार्कर है कोई चालक है, तो इसका जो ये क्षेत्रफल देख रहे हैं आप लोग, ये क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो क्षेत्रफल है इसी को हम लोग अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। कहने का मतलब कोई चालक तार होगा, वो चालक तार जितना मोटा होगा, इस तरीके से जितनी मोटाई होगी उसका जो क्षेत्रफल यहाँ पे बनेगा उसी क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है और ये चालक का प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध उसका कम होगा और क्षेत्रफल अगर कम है तो प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा। व्युत्क्रम का अनुपात है, एकदम उल्टा अनुपात है। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा, एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हमने 2 बातें आपको बताई कि अगर चालक लंबा ज़्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर कम लंबा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। अब यहाँ पे मोटाई की बात आई, यानी कि क्षेत्रफल की बात आई, तो हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। और तीसरी बात जो आती है हमारे सामने, तीसरी बात मिलकर निकल के जो सामने आएगी वो है चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो चालक का प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्या होता है, भिन्न होता है। कहने का मतलब अगर एक लोहे का बना हुआ कोई पदार्थ चालक है, दूसरा कोई
तांबे का बना हुआ चालक है तो क्या होगा, दोनों का जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होगा, चाहे उसकी मोटाई और उसकी जो लंबाई है वो समान ही क्यों ना हो। कहने का मतलब अगर पदार्थ जिससे मिलकर के चालक बना हुआ है वो अलग अलग पदार्थ हैं तो उनके जो क्षेत्रफल उनका जो प्रतिरोध होगा वो भी अलग अलग ही होगा, चाहे उसकी लंबाई और क्षेत्रफल समान ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें निकल करके सामने आई कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो यहाँ से देखिएगा, उपर्युक्त परिणामों को मिलाने पर उपर्युक्त परिणामों को मिलाने पर, चलिए मिला देते हैं। यहाँ पे हमने 2 परिणाम देखा था। चालक का जो प्रतिरोध था लंबाई के अनुक्रमानुपाती था, यही चालक का जो प्रतिरोध था क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। तो मिलाने का तरीका आप लोगों को पता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको वैसे लिख देना है, बाकी अनुक्रमानुपात का चिन्ह लगाना है, राइट हैंड साइड में जो है उसका गुणा करके लिख देना है। तो यल का 1/a में गुणा करेंगे तो यल/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर लगाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो, r इज इक्वल्स टू रो इंटू यल/a, जहाँ रो एक नियतांक है, रो क्या है, एक नियतांक है जिसको चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रो एक नियतांक है जिसको चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से एक नई चीज़ हमें मिल गई, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से हमने आपको बता दिया कि R का जो मान है वो होता है रो इंटू L/A। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं और आगे हम लोग सीखेंगे कि ये जो विशिष्ट प्रतिरोध आया हुआ है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग सीखें उससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पे हम आपको बता दें। नोट पॉइंट में ओम हमने आपको बताया था कि चालक के प्रतिरोध का मात्रक है, उसी ओम को कई प्रकार से लिखा जाता है, उस ओम को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा मिली ओम, जैसे 1 मिली ओम में कितना ओम होता है। ठीक है, तो 1 मिली ओम में 10⁻³ ओम होता है। 1 मिली ओम अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ पे आप लोग लिख देंगे 10⁻³ ओम। ठीक है, ऐसे ही 1 माइक्रो ओम अगर कहीं पे आपको मिलता है, 1 माइक्रो ओम अगर आपको कहीं पे मिलता है तो 10⁻⁻6 ओम लिख देना है। ठीक है, और 1 नैनो ओम अगर आपको कहीं पे मिलता है, 1 नैनो ओम अगर आपको कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे लिख देना है 10⁻⁹ ओम। ये कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसलिए हमने आपको बता दिया है कि इसको भी आप लोग जानते रहें। कहीं पे मिली ओम, कहीं पे माइक्रो ओम, कहीं पे नैनो ओम, इस तरीके से अगर लिखा हुआ कहीं पे मिलता है। एक और भी होता है, उसको भी अगर चाहें तो मेंशन कर दें। 1 पीको ओम भी होता है, 1 पीको ओम ये बराबर होता है 10⁻12 ओम के। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओम के ही मात्रक हैं। तो अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है तो इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ओम में। तो ये थी एक छोटी सी परिभाषा, एक नोट था। आगे हम लोग सीखेंगे जो हमने अभी आपको बताया विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या चीज़ है, इसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, ओम की जो निर्भरता प्रतिरोध की जो निर्भरता थी उसको बताते समय हमने एक नया नोटेशन जनरेट किया था।
उसको हम लोग रो से प्रदर्शित किए थे और रो बराबर था विशिष्ट प्रतिरोध के। और हमने आपको ये जो संबंध रिलेशन जो आपको बताया था वो आपका था R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए को इधर कर लेना है और यल को नीचे ला देना है। तो पहले इधर कर लेते हैं, R इंटू ए बराबर रो इंटू यल के। ठीक है, यल को इधर कर लेना है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रो बराबर R इंटू ए बाई एल। ठीक है, अब यहाँ से हमने आपको परिभाषा रटने से मना किया था और हमने आपको बताया था कि परिभाषाओं को बनाना यहाँ पे हम लोग सीखा करेंगे। तो एक बार फिर से एक सूत्र आ गया है, यहाँ से हमें परिभाषा बनानी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे लिख देना है यदि ए का जो मान है, ए का मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसका मान 1 वर्ग मीटर हो जाए, 1 करने। ठीक है, और यल बराबर 1 मीटर हो तो ज़रा देखिए क्या हो जाएगा। ए की जगह पर भी 1 लिख देना है, यल की जगह पर भी 1 लिख देना है। तो यहाँ से मेरे रो बराबर हो जाएगा R इंटू 1/1 माने 1 है। कहने का मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू R के। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, R के। अब रो बराबर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। किसके चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और जो चालक तार की जो लंबाई है, चालक की लंबाई है वो कितना है, 1 है, एकांक है। कहने का मतलब यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा चालक की लंबाई एकांक हो तो उस चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में भी हम लोग बना सकते हैं, आपके पास है जिस तरीके से आपको बोलना हो उस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। ये एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार की लंबाई एकांक होने पर, ए का मान 1 है यानी कि एकांक है, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है और उस चालक तार की लंबाई भी एकांक है। ठीक है ना। तो कोई ऐसा चालक तार हो जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई दोनों एकांक हों तो उस चालक के प्रतिरोध को ही उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कहने का मतलब कोई ऐसा चालक हम लोग ले लें जिसमें उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक हो और उसकी लंबाई भी एकांक हो, तो जितना उसका प्रतिरोध होगा वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ रही है। आगे हम लोग सीखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम लोग सीखेंगे किस तरीके से होता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। हम लोग जानते हैं वी नो दैट, क्या क्या जानते हैं जरा देखिए। यहाँ से हमने अभी आपको बताया था रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल। ठीक है, इसलिए रो का मात्रक जो होगा, रो का मात्रक ये बराबर हो जाएगा R का मात्रक गुणे ए का मात्रक और बटे में यल है तो यल का मात्रक। ठीक है, बराबर R का मात्रक हो जाएगा ओम गुणे ए का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे यल का मात्रक हो जाएगा मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मात्रक मिल जाएगा ओम और 1 मीटर भी बचेगा, ओम मीटर। कहने का मतलब रो का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है। ठीक है ना, रो का मात्रक बराबर हो गया है ओम मीटर के। ओके, इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं। अगली हेडिंग हमारी होगी विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। हेडिंग है हमारी विद्युत सेल, विद्युत सेल। ये क्या होता है जरा समझते हैं इसको। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में क्या करती है, धारा के प्रवाह को
बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। धारा के प्रवाह को बनाए रखती है या बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं। कहने का मतलब, अगर हम लोग किसी परिपथ से विद्युत सेल को जोड़ देते हैं तो उस परिपथ में आवेश का प्रवाह लगातार होता रहता है। और विद्युत सेल का मतलब एक छोटी बैटरी आप लोग समझ सकते हैं। कई सेलों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वही बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पे विद्युत सेल की बात है, तो सेल क्या चीज़ है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में जोड़ देने से उस परिपथ में आवेश के प्रवाह को लगातार बनाए रखेगी, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह लगातार होता रहेगा। ठीक है। अब जब धारा का प्रवाह होगा या आवेश का प्रवाह होगा तो धारा का प्रवाह होगा। हमने आपको डायरेक्शन भी बताया था किस दिशा में कैसे होता है अभी पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से। कहने का मतलब, आवेश गति करेगा तो निश्चित रूप से धारा का प्रवाह उसमें होगा। तो आवेश उसमें गति करेगा जिसके कारण धारा का प्रवाह उसमें लगातार होता रहेगा। अब अगर विद्युत सेल में आवेश का प्रवाह हो रहा है तो एक नई चीज़ यहाँ से उत्पन्न होकर के आती है, उसका नाम होता है विद्युत वाहक बल। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। किसी भी सेल के जो विद्युत वाहक बल है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने विद्युत वाहक बल। तो ई बराबर होता है W/Q के। ठीक है। अब इसी सूत्र की सहायता से हम लोग विद्युत वाहक बल को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से हमने आपको परिभाषा बनाने के लिए बताया था कि जो भी बटे में रहेगा उसका मान 1 मान लेना है। ठीक है। अगर Q बराबर 1 कूलाम हो जाए तो E बराबर किसके हो जाएगा? W के। कहने का मतलब ये है, किसी भी सेल द्वारा एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या हम लोग कह सकते हैं किया गया जो कार्य होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उस पर्टिकुलर सेल की बात हम लोग कर रहे हैं। किसी भी सेल द्वारा एकांक आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग मिला सकते हैं। किसी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ से हो जाएगा E का मात्रक बराबर W का मात्रक और बटे में Q का मात्रक। अगर आप लोगों को याद होगा तो ये सेम वही है जो V का था। V का मतलब विभव और विभवांतर की बात जब हम लोग कर रहे थे तो वो भी इसी का मात्रक हुआ करता था। तो इसलिए E का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल। ठीक है। और बटे में Q का मात्रक हो जाएगा कूलाम। W का हो गया जूल और इसका हो गया कूलाम। तो E का हो गया जूल प्रति कूलाम, या इसी जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ से फाइनली हमें मिल गया E का जो मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। E का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर को हम लोग किस तरीके से मापते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग है हमारी विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन। ठीक है। विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसको हमने आपको बताया था। विद्युत धारा का जो मात्रक है उसको एम्पियर कहते हैं। ठीक है ना। और जिस मापक यंत्र द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, या इसी को हम लोग शॉर्टकट में कह देते हैं एमीटर। कहीं कहीं पे एमीटर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे अमीटर लिखा हुआ मिलता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग सीधा यही समझ लेंगे कि किसी भी सेल में या किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसको हम लोग एम्पियर मीटर कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और ये जहाँ कहीं भी आपको दिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से ए लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, ये रहेगा। ए का मतलब होता है, मतलब जो यंत्र है उसकी बात हम कर रहे हैं। एमीटर जो आपको मिलेगा उस पर कांटे इस तरीके से बने रहेंगे। कांटे का मतलब इस तरीके से जो यहाँ पे धारा को दर्शाया गया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। एक सुई रहेगी, जितना एम्पियर पर ये जाएगी धारा उतना ये माप करके बताएगा। और इसको पहचानने का एक आसान सा तरीका है, जो यंत्र आप लोग देखेंगे उस पर ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ए का मतलब आप लोग समझ लेंगे वो क्या है, एमीटर है। ओके, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे विद्युत विभव का मापन या विभवांतर का मापन। किस तरीके से हम लोग करेंगे इसको सीखना है। विद्युत विभव का जो मापन है उसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले जानेंगे इसका मात्रक। हमने आपको बताया था विद्युत विभव का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट, ठीक है। और इसको जिस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे हम लोग यंत्र में किस तरीके से कौन सा एमीटर है कौन सा वोल्ट मीटर है उसको पहचानने के लिए हमने आपको बताया था, एमीटर में ए लिखा हुआ रहेगा और वोल्ट मीटर में ऐसे ही क्या लिखा रहेगा, वी लिखा रहेगा। बात आप लोग समझ गए होंगे। हमने आपको दो चीज़ें बताई। पहला हमने बताया कि विद्युत धारा को किस तरीके से मापते हैं और उस यंत्र को पहचानने के लिए क्या जुगाड़ है, ठीक है ना, किस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। और विद्युत विभव का मापन हम लोग जानते हैं, मापक यंत्र जो उसका होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। और इसको हम लोग वी देख करके पहचान लेंगे कि ये विद्युत धारा वाला है या फिर किसका है, विद्युत विभव वाला है। हमने आप लोगों को बताया कि विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर को किस तरीके से मापेंगे। इसके बाद एक हेडिंग और यहाँ पे इस पाठ में बचती है, उस हेडिंग का नाम है प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। किस तरीके से हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं वही सीखना है। तो हेडिंग है प्रतिरोधों का या प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोध भी लिख सकते हैं, प्रतिरोधकों का संयोजन किस तरीके से किया जाएगा ये हमें सीखना है। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से होता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का जो संयोजन है उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, पहले इसको हमें सीखना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे कितनी कितनी विधियों से हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिरोध जो होते हैं उसको हमने आपको बताया था V/I = R होता है। प्रतिरोध का मतलब एक प्रकार की रुकावट है, धारा के प्रवाह को कम मतलब परिवर्तित करना है या विभवांतर को किसी तरीके से परिवर्तित करना है तो हम लोग प्रतिरोधकों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कहीं पे मान लेते हैं हमें कोई मान लेते हैं दो प्रतिरोध हैं, जैसे 10 ओम है, ठीक है, दूसरा भी प्रतिरोध हमारा 10 ओम का है, ठीक है ना। और इससे कम या इससे ज़्यादा ओम के जो हमारे पास प्रतिरोध हैं वो उपलब्ध नहीं है। और हमें 10 ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें कहीं पे 20 ओम की आवश्यकता है, ठीक है, और कहीं पे 5 ओम की आवश्यकता है। बात को ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, उन दोनों प्रतिरोधों का जो मान है 10-10 ओम है। हमें जो आवश्यकता है, जो हमें उस परिपथ में लगाना है, उस प्रतिरोध हमें जो लगाना है उसका मान हमें क्या क्या चाहिए, 20 ओम चाहिए और एक दूसरा 5 ओम का चाहिए। तो हमें इन्हीं 10-10 ओम के प्रतिरोधों को किसी विशेष परिस्थितियों में बदल करके, किसी विशेष युक्ति का प्रयोग करके हम लोग इन्हीं 10-10 ओम के प्रतिरोधों को 20 ओम में और 5 ओम में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इसी को संयोजन के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर हमारे पास ऐसे प्रतिरोध जिनकी हमें आवश्यकता है और हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको हम बना सकते हैं, उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। उस प्रतिरोधकों को परिवर्तित करने की जो विधियाँ हैं उसी को हमें यहाँ पे सीखना है। तो ये थी आवश्यकता क्यों पड़ी प्रतिरोधकों के संयोजन की, इसको बताने का हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। हमने आपको बताया हमारे पास ऐसे प्रतिरोध उपलब्ध हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि और उसके अलावा और हमारे पास प्रतिरोध भी नहीं है, ठीक है।
हमें क्या क्या चाहिए, उनसे कम या उनसे ज़्यादा के प्रतिरोध अगर चाहिए तो उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को जोड़ करके, ठीक है, किसी विशेष विधियों द्वारा जोड़ करके हमें इन्हीं दोनों में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो वही जो जोड़ने की जो विधियां हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना है, कुछ विशेष विधियों द्वारा जोड़ा जाएगा और इन प्रतिरोधों को जोड़ करके इनमें बदला जाएगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं, इसी में देखेंगे या इसी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रतिरोधकों का जो हमारा संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम लोग देखते एक एक करके इन दोनों संयोजनों को पढ़ लेते हैं और इसका जो निगमन है वो भी हम लोग कर लेते हैं। और इसका जो निगमन है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। तो हेडिंग आप लोग लिखिएगा, नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे जो हम प्रतिरोधकों को जोड़ने चल रहे हैं, इनमें जोड़ने के लिए हम लोग 3 प्रतिरोधकों को लेंगे। आप कहीं पे भी 3, 4, 5, 6 जितने भी आवश्यकता है आप ले सकते हैं। तो 3 प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्र के अनुसार जोड़े गए हैं। अब चित्र में आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। ये है आपका पहला प्रतिरोध R1, ठीक है। प्रतिरोध को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करने की विधि है। तो पहला प्रतिरोध है R1। पहले प्रतिरोध को इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। श्रेणी क्रम सीख रहे हैं किस तरीके से जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अब पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देना है। बात हमारी ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया पहले पहला प्रतिरोध बना लेंगे, उसके बाद पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है और ये है दूसरा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देना है। ठीक ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक सिल लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ एक कुंजी लगा देनी है, ठीक है, और यहाँ लाके जोड़ देना है। ये हो गया कुंजी के, ये है प्लस, ये है माइनस। हमने आपको बताया था जो धारा का प्रवाह है वो किसी परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में होता है। तो धन आवेश से ऋण आवेश की दिशा में धारा जाएगी, आई धारा है, ठीक है ना। आई धारा है, चूंकि तार परिवर्तित नहीं हो रहा है इसलिए एक ही धारा सब में प्रवाहित होती चली जाएगी, सब जगह आई धारा ही प्रवाहित होगी। मान लेते हैं ये जो सेल है उसका विभवांतर क्या है, कैपिटल V है। तो कैपिटल V होने के कारण इन सभी सेलों का जो विभवांतर है वो बदल जाएगा, ठीक है ना। पहले इन सभी प्रतिरोधकों का जो विभवांतर है वो बदल जाएगा। पहले प्रतिरोध R1 का जो विभवांतर है यहीं पे बना देते हैं। R1 का जो विभवांतर है उसको मान लेते हैं V1 है। दूसरे प्रतिरोध R2 का जो विभवांतर है R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 है और R3 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V3 है। फिर से आप लोग क्या लिखना है उसको समझिएगा। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। और इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। आप लोग पास करके लिख सकते हैं, मतलब वीडियो को आप लोग रोक करके लिख सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा या कम लगे तो उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। अपने हिसाब से थोड़ा सा बताने का प्रयास किया जा रहा है। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है और इनमें जो प्रवाहित धारा है
वो क्या है, I है, ठीक है ना। और इस परिपथ का कुल विभवांतर क्या है, कैपिटल V है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, V अपान I इज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। तो यहाँ से I को उधर कर लेना है, V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR, ठीक है। अब V इज इक्वल्स टू अगर IR है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 के लिए, मतलब पहले प्रतिरोध के लिए लिखेंगे प्रतिरोध R1 के लिए। अब R1 के लिए ही V बराबर IR में ही मान हमें लिखना है, तो V बराबर IR में अगर मान लिखेंगे तो R1 का जो विभवांतर है वो है V1, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू, सब में प्रवाहित जो धारा है वो I है, I की जगह पर I ही लिखना है। और प्रतिरोध R1 की बात कर रहे हैं इसलिए R की जगह पे क्या लिख देना है, R1 लिख देना है, पहला समीकरण। फिर से आप लोग समझिए, V बराबर IR में मान रखना है हमें, V हम लोग R1 की बात कर रहे हैं, R1 के सिरों के मध्य जो विभवांतर था वो V1 था, तो इसलिए V की जगह पर V1 हो जाएगा। I है, I की जगह पे I ही लिखना है क्योंकि धारा कहीं परिवर्तित नहीं हो रही है, I हो जाएगा। R1 है, ठीक है, प्रतिरोध R1 की बात कर रहे थे, R1 लिख दिए। अब यहाँ पे आएंगे प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। प्रतिरोध R2 के लिए वही लगाना है फिर से, V2 इज इक्वल्स टू, V की जगह पर V2 हो गया, I तो I ही रहेगा, R की जगह पे R2 हो जाएगा। V2 इज इक्वल्स टू IR2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3, समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, 1, 2 और 3 को चलिए जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हमें। 1, 2 और 3 को जोड़िए, तो 1 में यहाँ पे है V1 प्लस 2 में है V2, पहले LHS जोड़ रहे हैं, बाएं पक्ष जोड़ेंगे पहले, उसके बाद दाहिने पक्ष जोड़ेंगे। दाहिने पक्ष में है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, पहला विभवांतर, दूसरा विभवांतर, तीसरा विभवांतर सबको जोड़ लेंगे तो पूरा विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे कुल विभवांतर, ये हो गया V1 V2 V3, पूरा जोड़ने पर जो पूरा विभवांतर V है वो मिल जाएगा, यहाँ पे V लिख देना है। V इज इक्वल्स टू, सब में I कॉमन है, I को बाहर कर लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देना है, ठीक है। V इज इक्वल्स टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देना है। अब देखिए V का मान हमारे पास कितना है बच्चों, V बराबर है IR, तो यहाँ जो V है यहाँ पे लिख देना है I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। I से I कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमें मिल गया इस चालक का जो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध परिपथ का, वो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है, R का मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब कुल प्रतिरोध, है ना। तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। हमने आपको बताया 3 प्रतिरोध लिया हमने, R1 R2 R3, श्रेणी क्रम में जोड़ा, विभवांतर अलग अलग किया सबको, है ना, क्योंकि इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर था वो अलग अलग था, तो V1 V2 V3 कर दिया। यहाँ पे तार परिवर्तित नहीं हो रहा था इसलिए धारा भी परिवर्तित नहीं होगी, यहाँ पे I लिख देना है हर जगह। तो सबके लिए निकाला, सबके सिरों के मध्य विभवांतर निकाल के जोड़ लिया गया, तो फाइनली हमें यहाँ से मिल गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो यहाँ से हमने बताया स्पष्ट है कि चालक के सिरों के मध्य जो प्रतिरोध है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है
उनके अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। कब बराबर होगा? जबकि प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हों? श्रेणी क्रम में जुड़े हों। इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे संयोजन की तरफ, उसको हम लोग कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इसको हम लोग इरेज करके अगले संयोजन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अगले संयोजन का नाम है समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो सेकंड पार्ट है आपका समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। 3 प्रतिरोध लेना है, R1 R2 R3, ठीक है ना। R1 हो गया, R2 दूसरा बना लेंगे और ऐसे ही R3 ले लेंगे। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब चित्र कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। चित्र सबके पहले सिरे एक साथ और सबके दूसरे सिरे एक साथ जोड़ देने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ देना है। R1 R2 R3 ये हो गया पहला सिरा, ये पहला सिरा, ये भी पहला सिरा, सब एक साथ दूसरे सिरे एक साथ जोड़ देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको ला करके एक सेल जोड़ देना है, विद्युत सेल। और यहाँ पे आप कुंजी भी लगा सकते हैं। ये कुंजी के है, कुंजी का मतलब वही बटन है चालू बंद करने वाली। ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ा वाला सिरा हमेशा धनात्मक, छोटा वाला ऋणात्मक होता है। ये बनाने का तरीका है। और धारा यहाँ पे आई प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो धारा आई है यहाँ तक तो आई रहेगी, है ना। अब यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इन तीनों पार्टों में हम लोग जान नहीं पाएंगे कितना कितना धारा जा रही है, इसलिए तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देना है, I1 I2 और I3, है ना। अब चूंकि सबकी दूरियां इससे सेम हैं, सभी इन्हीं सिरों के मध्य जुड़े हुए हैं, है ना। इसी A और B लिख सकते हैं यहाँ पे, A और B सिरों के मध्य ही जुड़े हैं, इसलिए इनके मध्य जो विभवांतर होगा वो समान होगा, ठीक है ना। एक ही 2 ही बिंदुओं के मध्य अगर सभी जुड़े रहेंगे तो उनका विभवांतर समान होगा। चूंकि तार अलग अलग हो जा रहा है, एक तार से कई तार निकल रहे हैं, है ना। ये तार है चलक तार, यहाँ तक आया, यहाँ से 3 तार बदल रहे हैं, इसलिए तारों में अलग अलग धाराएं प्रवाहित होंगी क्योंकि तार बदल जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं, ओम का नियम लगाएंगे। थोड़ा सा बता दें क्या मानना है। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है ना। इनके सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल V है तथा इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 I3 है, ठीक है ना। और इनका जो कुल विभवांतर है वो भी क्या है? कैपिटल V है। अब हम लोग सीधा लगाएंगे ओम का नियम। यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V/I इज इक्वल्स टू R। तो इसको इधर कर लेना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू IR, है ना। तो R को इधर भेज लीजिए, I बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा, I बराबर कितना? V/R, है ना। R को इधर कर लिया गया, I बराबर हो गया V/R। अब यहाँ पहले प्रतिरोध के लिए लिखना है, यहाँ आप लिख देंगे प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए यहाँ से हम लिख देंगे प्रतिरोध R1 में जो प्रवाहित धारा है वो I1 है, इसलिए यहाँ पर लिख देना है I1 बराबर, विभवांतर सब में सेम है, प्रतिरोध R1 है इसलिए V/R1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध की हम लोग बात करेंगे। प्रतिरोध R2 के लिए क्या हो जाएगा? I2 बराबर V/R2 हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो गया, है ना। ऐसे ही प्रतिरोध R3 के लिए हम लोग देख लेंगे। प्रतिरोध R3 के लिए क्या हो जाएगा? I3 इज इक्वल्स टू V/R3, समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़िए,
LHS में सबके है I1, दूसरे में है I2, तीसरे में है I3, ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसे ही RHS यानी कि दाएं पक्ष को जोड़ लेना है। दाएं पक्ष क्या है, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। I1 प्लस I2 प्लस I3 सबको जोड़ेंगे, पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी धारा, सब पूरा जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, क्योंकि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 और प्लस V अपान R3, है ना। तो सब में V कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ठीक है। अब I बराबर कितना है हमारे पास, I बराबर है V बटे R के, है ना। तो I की जगह पे लिख देना है V अपान में R, V अपान R इज इक्वल्स टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 एंड प्लस 1 अपान R3, ठीक है। अब V से V कैंसिल कर देंगे, 1 अपान R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। कहने का मतलब ये है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/R है। तुल्य प्रतिरोध है R, उसका व्युत्क्रम जो होता है उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के उल्टे के, यानी कि 1/R1 1/R2 1/R3 के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लेंगे, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई, पहला आपका समांतर क्रम संयोजन था, दूसरा आपका श्रेणी क्रम संयोजन था, ठीक है। ये दूसरा आपका समांतर रहा होगा, अभी हमने दूसरा समांतर बताया। तो श्रेणी में हमने आपको बताया था, श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध था वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर था। और अभी हमने आपको समांतर में बताया, समांतर क्रम संयोजन में बताया कि 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम क्यों लिख रहे हैं उसी बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रतिरोधकों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसी आवश्यकता को यहाँ पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको बताया था 10-10 ओम के अगर आपके पास दो प्रतिरोध हैं और आपको 20 ओम की आवश्यकता है, तो उन 10-10 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, जिसमें जोड़ने पर 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जोड़ने पर 10 से ज़्यादा यानी कि उस मान से ज़्यादा तब आएगा जबकि उन मानों को सीधा जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये है, सबको नज़रअंदाज करते हुए सीधा आप लोग समझ सकते हैं कि यदि प्रतिरोध का मान हमें अधिक प्राप्त करना रहेगा तो हम लोग उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर प्रतिरोधकों का मान जितना मान दिया हुआ है उससे कम करना रहेगा तो उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। कहने का मतलब अगर प्रतिरोधकों का मान ज़्यादा हमें प्राप्त करना है तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर कम प्राप्त करना है तो हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अधिकतर इस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर भिन्नात्मक कोई मान है तो उसकी बात अलग है, ठीक है। तो इतना ये था आपका पाठ विद्युत, इतना आप लोग पढ़ेंगे। बाकी के जो भी नेक्स्ट लेसन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।